हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1 बिहार बोर्ड क्लास 7 की मैथ से जो एक्सरसाइज दिया गया है, इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चूँकि ये नया चैप्टर है, इस वजह से इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, यानी कि डाटा मैनेजमेंट। तो इसमें मेनली क्या है कि आपको जो आंकड़े हैं, डाटा है, उनको कलेक्ट करके उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके और किस तरीके से हम लोग उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि डाटा किसे कहते हैं। देखिए, डाटा जो भी होती है, जैसे कि आप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर सारणी 4.1 दिया गया है। ठीक है, तो इस टेबल को देखने पर क्या पता चल रहा है कि शहर का नाम दिया गया है और मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम जो टेम्परेचर दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग समझ सकते हैं इस टेबल को देख के कि गया में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ये जो पटना का जो टेम्परेचर दिया गया है और ये मैक्सिमम और मिनिमम और जितने भी यहाँ पर शहर हैं, उन सभी को हम लोग डाटा कहते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो आपको मैथ्स में कितने कितने मार्क्स मिले, मतलब मैथ्स में आपको कितने मिले, आपके फ्रेंड्स के कितने मार्क्स मिले, है ना। तो जितने भी आपके क्लासमेट्स वगैरह हैं, उनके यूनिट टेस्ट या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो मैथ्स के मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो वो भी एक डाटा आपका हो गया। ठीक है, यदि आप अखबार में देखते हैं, टेलीविज़न पर देखते होंगे, है ना, बहुत सारे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में, तो वो सब आंकड़ा यानी कि डाटा कहलाती है। ठीक है, अब उस डाटा का इस्तेमाल, उस आंकड़े का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कलेक्टिंग डाटा यानी कि आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो बोर्ड में लिखा गया है कि आंकड़ों को इकट्ठे करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हम इनका प्रयोग किसके लिए करेंगे। इनके जब भी हम कोई कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो हम पहले ये मुझे जानना या हम लोग को ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि कक्षा में आपके गणित में प्रदर्शन का आंकड़ा, आपका मैथ कितना प्रदर्शन जो आपने किया, मैथ्स में आपको कितना मार्क्स आया है। ठीक है, तो अगर आप ये कलेक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप उससे अपनी स्थिति का पता करते हैं कि भाई हम जो प्रदर्शन किए, हम जो परफॉर्मेंस मेरा मैथ में था वो कैसा था, अच्छा था, ख़राब था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी स्थिति दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पर कि आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट कि यहाँ पर मैथ्स का मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज दैट, ठीक है, तो ये आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगा। ठीक है, और आप इसको ईजी वे में समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, इसी डाटा को, जो आपको डाटा यहाँ पर दिया हुआ था, उसी को टेबलर फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो टेबल जो 4.3 दिया गया, इसमें देखिए रोल नंबर के साथ दे दिया। रोल नंबर 1 आशीष का है, सेकंड अरशद का, थर्ड का, तो रोल नंबर के साथ दे दिया कि इसको इतना नंबर आया, इसको इतना नंबर आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को और दूसरी तरीके से प्रदर्शित कर दें, उसी दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर दें, तो देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर दें कि भाई सबसे ज़्यादा नंबर किसको आया है, अमरेंद्र को आया, जिसका रोल नंबर 3 है ना। सुहाना को 46 नंबर आया, जिसका रोल नंबर 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल गई कि भाई सबसे मार्क्स ज़्यादा किसको आया है, तो अमरेंद्र को आया है। सबसे कम किसको आया है, तो यहाँ पर जयराज को आया है, जिसको 13 नंबर आया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नंबर क्लास में 48 आया और सबसे कम 13 आया। ठीक है, कितने बच्चे को जो है वो 20 से ज़्यादा मार्क्स आया है, कितने बच्चे हैं जो 25 से कम मार्क्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देख सकते हैं और यूज़फुल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है औसत, जिसको आप जानते हैं। औसत क्या होता है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जो डाटा हमारे पास दिया गया है, ठीक है, उसमें जो बीच की जो वैल्यू होती है, मतलब उस बीच की वैल्यू के ऊपर और उस बीच की वैल्यू के नीचे, यानी कि बराबर में नंबर्स हो। जैसे कि जो मान लीजिए कि मैक्सिमम जो नंबर दिया गया है या मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो क्या हो, जो मिनिमम है यानी कि बीच की जो वैल्यू है उससे वो बराबर दूरी पर हो। यानी कि बीच की जो वैल्यू है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है और जो सबसे कम है ना, उसके बीच में वो वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज, यानी कि औसत कहते हैं। जैसे ईशा औसतन 5 घंटे पढ़ती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोज़ दिन वो 5 घंटे पढ़ती है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रोज़ दिन वो 5 घंटे ही पढ़ती है।
कोई किसी दिन हो सकता है कि वो 4 घंटे ही पढ़ती हो, किसी दिन हो सकता है वो 6 घंटे पढ़ती हो, है ना। ये औसतन का मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू दी गई है उससे ज़्यादा या फिर उससे कम लेकिन बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 है तो 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया मेरे शहर का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया कि क्या रोज़ दिन शहर का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है? नहीं, कभी 40 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो ये जो 40 डिग्री है ये बीच की वैल्यू है, ठीक है। ये औसतन क्या होता है, ये बीच की वैल्यू बताई जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। औसत एक ऐसी संख्या होती है जो आंकड़े के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को निरूपित करती है। यानी कि ये जो होता है ये सेंटर में होता है, बीच में होता है। औसत कहाँ पे होगा? बीच में होगा, यानी कि जो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम होगा, उसके बीच में ये वैल्यू लाई करती है, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आता है जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, समांतर माध्य, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल वैल्यू होती है, अंक गणितीय माध्य भी बोलते हैं और समांतर माध्य भी बोलते हैं। ये औसत ही है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ये क्या है? समांतर माध्य। अब देखिए इसमें क्या है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? अंक जो माध्य होता है या फिर औसत होता है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। कैसे निकालते हैं? तो जो हमारा योग होता है, जितना भी हमें दिया गया डाटा, उसका योग सम और बाई कितने डाटा को हमने कलेक्ट करके ऐड किया। जैसे यहाँ पर देखिए ये लड्डू है, यहाँ पर 2 और इधर कितना है 6, है ना। तो 2 और 6 है, तो 2 और 6 को जोड़ दिया। लेकिन हमने फिर यहाँ पर नीचे में क्या लिखना है? तो परीक्षणों की संख्या। परीक्षण की संख्या मतलब कितने हमने बॉटल को लिया है, कितने हमने डब्बों को लिया है। तो यहाँ पर 2 डब्बे लिया हमने, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। अगर यहाँ पर 3 डब्बे का लेता मैं अगर, तो यहाँ पर 3 रखता, ठीक है। तो जितना ऊपर में डाटा रहेगा नीचे में उसकी संख्या लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया? सभी परीक्षणों का योग बाई परीक्षणों की संख्या, ठीक है। तो इससे हम लोग का माध्य निकल जाता है, यानी कि एवरेज औसत जो आप कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा निकल जाता है। अब इसमें एक लास्ट चीज़ है, प्रसार या परिसर। ये क्या होता है? तो प्रसार या परिसर को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रेंज, ठीक है। ये क्या होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है, दोनों को माइनस करके निकाला जाता है, यानी कि दोनों के बीच का गैप कितना है, ठीक है। सबसे जो उच्चतम मान है, जो सबसे मैक्सिमम है, और जो सबसे मिनिमम है, यानी कि जो सबसे छोटा है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो हम लोग घटा के पता करते हैं। इसी को हम लोग परीक्षणों का परिसर या फिर रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर भी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा कि आप कोई भी 10 स्टूडेंट अपने क्लास का चूज़ कीजिएगा और उससे उसका वजन पूछिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में, सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोहित है ना, राम है ना। उसके बाद कोई भी आप इसी तरीके से 10 स्टूडेंट का नाम लिख लीजिएगा, उसके सामने उसका वजन लिख लीजिएगा, ठीक है। वजन लिखने के बाद इसका परिसर निकालना है। तो वजन निकालने के बाद परिसर क्या हो जाएगा? तो जो मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा वजन जो होगा उसमें से आप सबसे कम वाले वजन को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका परिसर निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको। क्या करिएगा? 10 विद्यार्थियों का वजन कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सबका नाम लिखिएगा, उसके आगे उसका वजन, फिर नीचे नाम, उसके आगे उसका वजन, फिर नाम, उसके आगे। इस तरीके से 10 स्टूडेंट का कलेक्ट कीजिएगा और कलेक्ट करने के बाद आप उसका परिसर यानी कि रेंज निकालिएगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा वजन वाला होगा क्लास में, उसमें से जो सबसे कम वजन वाला का होगा उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकल जाएगा? परिसर निकल जाएगा। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कैसे बनाना होगा? देखिए 7 पूर्ण संख्याएँ हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इस तरीके से आगे जाती है। तो प्रथम पहली 7 होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए दूसरा प्रॉब्लम कैसे बनाइएगा। देखिए दूसरा में आपको सबसे पहले तो लिखना है यहाँ पर कि प्रथम कितनी संख्या आपको लेनी है? प्रथम 7 पूर्ण संख्या लेनी है। 7 पूर्ण संख्या कौन कौन हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है? इसका हम लोगों को क्या निकालना है? इसका हम लोग को माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाता है? माध्य बराबर हो जाता है सभी, यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, सभी परीक्षणों का योग, ठीक है, और बाई में आ जाएगा परीक्षणों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परीक्षणों की संख्या, ओके। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ये जितना भी यहाँ पर नंबर दिया गया है जो आपका परीक्षण है उसको आप जोड़ दीजिए। 0 + 1 + 2
प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई कितने फ्रैक्शन में लिया है 7, यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर नीचे में हो जाएगा 7। अब कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 है यहाँ पर, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 और बट्टा में आ जाएगा 7, यानी कि 7 से जब डिवाइड करिएगा आप तो आपका आंसर आ जाएगा 3, और यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज करना है। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल में बना के इसको आपको इस डाटा को रखना है। तो कैसे रखेंगे, देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर जो डाटा गया, ये डाटा दिया गया है, ये बहुत सारा अलग अलग तरीके से डाटा दिया गया है। ये क्या है, कक्षा के एक मूल्यांकन में। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब जो इवोल्यूशन जो हुआ था, इसका जो इवेल्यूएट किया गया था कि भाई कितना किसको मार्क्स आया है, तो ये मार्क्स का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखिए ये तीसरा प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको ऐसे एक टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है पहले वाले बॉक्स में अंक, उसका लिखना है मिलान चिन्ह और बारंबारता। देखिए अंक तो आपको ये हो गया, मिलान चिन्ह क्या हो गया, तो जहाँ जहाँ आप मिलाते जाइएगा, जैसे 4 कितनी बार आया है तो यहाँ पर एक निशान दे दीजिएगा, वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। बारंबारता मतलब कितनी बार आया है टोटल। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसको कहते हैं टैली मार्क, और ये तो आपका मार्क्स हो गया। देखिए अब यहाँ पर जितना भी मार्क्स दिया गया है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलान चिन्ह डालते जाइएगा। ठीक है, और जितना होगा टोटल यहाँ पर फिर बारंबारता लिख लीजिएगा। जैसे 4 यहाँ पर आप देखिए 4 है पहले, तो 4 में आप एक निशान यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, 4 के सामने। उसके बाद 6 है तो 6 के सामने एक निशान लगा दीजिए। ठीक है, उसका 7 है तो 7 के सामने एक निशान लगा दीजिए। उसके बाद 5 है तो 5 के सामने एक निशान लगा दीजिए। ठीक है, उसका 3 है तो 3 के सामने भी एक निशान लगा दीजिए। उसके बाद अगेन 5 है तो 5 के सामने एक निशान लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हो गया आपका। अब 4 है एक, ठीक है, तो 4 कहाँ है आपका, यहाँ है 4, तो फिर एक लगा दीजिए। फिर अगेन एक 5 है तो फिर 5 के सामने एक लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 है ना, तो 2 में यहाँ पर कहाँ है आपका 2, ये तो यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद फिर देखिए 2 के बाद क्या है 6, तो 6 यहाँ पर है तो अगेन एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद 2 है अगेन, तो फिर यहाँ पर भी एक और लाइन दे दीजिए यहाँ पर। उसके बाद अगेन आपका 5 है तो फिर 5 के पास एक और लाइन आप दे दीजिए। उसके बाद देखिए 1 है तो 1 के पास 1 वाले में एक दे दीजिए। उसका 9 है तो 9 आपका तो नीचे है तो यहाँ पर एक लाइन दे दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद अगेन उसका क्या है आपका 9 के बाद 6, तो 6 कहाँ है आपका, ये 6 है तो यहाँ पर एक लाइन और दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद 5 है तो 5 आपका यहाँ पर है। देखिए अब 6 के बाद अगेन आपका एक 5 आ गया। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पर आप कि चूंकि 1 2 3 4 हो गया, अब 5 नहीं आपको देना है, 5 की जगह क्या करना है एक कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद 8 है तो 8 के यहाँ पर आपको एक निशान दे देना है ऐसे। उसके बाद फिर 4 है तो 4 के पास एक दे देना है। उसके बाद 6 है तो 6 कहाँ है आपका, ये तो 6 के पास एक और आपको दे देना है। उसका लास्ट में आपका 7 है तो 7 के पास एक और दे देना है। अब इस तरीके से मैंने सारे डाटा को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि अब यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ पर 1। ठीक है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 2 है तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। 3 है तो इसका आप देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 है तो 3 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पर 4 तो इसका 4, इसका 2 लिख दीजिए इसके सामने। इसके बाद 8 का 1 लिख दीजिए और 9 का भी 1 लिख दीजिए। तो ये आपका जो डाटा था वो टेबुलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, आप चाहते तो इसको आप जो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके और आसानी से कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर आपका वही चीज़ है कि जो चीज़ आप यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आप इसको बिना असेंडिंग ऑर्डर में करके या किसी और रूप में अगर सजा के नहीं कर रहे हैं आप, तो आप इसी तरीके से करिएगा। अदरवाइज़ अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग में कीजिएगा, तो वो एक अलग तरीका है जिसमें आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि भाई 4 1 2 3 बार आया है तो आप एक बार लिख सकते हैं, 4 कितनी बार आया है तो उसके हिसाब से आप करके यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है ये आप मिलान चिन्ह के लिए आप इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चन में अब आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें उसको देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9 है। ठीक है, तो 9 आप यहाँ पर लिख दीजिए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट है उसमें आप लिख दीजिएगा 9।
सेकंड में क्या है, देखिए सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए। ठीक है। तीसरा में क्या है, इन अंकों का परिसर क्या है, तो इन अंकों का परिसर क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा का जो डिफरेंस होगा वही इसका परिसर होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा परिसर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा। उसके बाद अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो अंक गणितीय माध्य कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है सभी परीक्षणों का योग, मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपको यहाँ पर, सभी परीक्षणों का योग बाई परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल आप देखिए कितने हो जाएंगे टोटल, तो आप यहाँ से इसको टोटल गिन के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 1 + 1 2, 2 4, 8 5 13 और 13 + 3 16, 17 2 19 + 1 20, तो यहाँ पर 20 लिख लीजिएगा। ठीक है। आप इसको काउंट करके भी देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 20 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जो अर्थमेटिक मीन है तो इसको सबको जोड़िए। ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 + 6 + 7 + +7, अब बाई टोटल कितना है 20, तो 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 से 10 7 17 5 22 3 25 5 30 4 34 5 39 2 41 6 47 2 49 5 54 1 55 9 64 6 70 5 75 8 83 4 87 6 93 7 100, तो ये 100/20 यानी कि आपका आंसर हो गया 5। ठीक है। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ पर डाटा दिया गया है, इसको आप आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर जो अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करके भी आप इसको बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। ये आपका सही रहेगा, इसलिए आप बिंदास इसको ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने आपको किया है, या फिर आप इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में करके भी कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी ये लिखने में। ठीक है। तो इस तरीके से जो अभी 4.1 का जो 3 प्रॉब्लम समझा दिया है, और जो आगे के प्रॉब्लम है उसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।